Hello everyone, welcome to Unacademy. This is Devashri. I'm working as an assistant professor. If you want to join Unacademy Plus, you can join it with the help of my referral code, that is DEBA1. So what are the benefits of the Unacademy Plus are daily life classes, structured courses as per the CSIR syllabus, live tests and quizzes, unlimited access to all the educators at single subscription. So if you want to join Unacademy Plus, you can join it with the help of my referral code, that is DEBA1. So if we move to the price list, if you join for 1 month, the price will be around 1890. For 3 months it is to 4725. For 6 months it is 8505. For 12 months it is 10,395, and for 24 months it is 15,120. If you use my referral code DEBA1, you will be getting a 10% off on all this. So to get the maximum benefit at the minimum price, you can use my referral code and you can be a part of the Unacademy family. So let's move to our topic. So today's topic is इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी. आज हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी के बारे में डिस्कस करेंगे. अगर हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी के बारे में बात करते हैं, एन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप is a microscope that uses a beam of accelerated electrons as a source of illumination. तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के लिए जो आपका सोर्स ऑफ इल्यूमिनेशन होता है वो क्या होता है? वो होता है आपका इलेक्ट्रॉन्स. अगर मैं जनरल बात करती हूँ यहाँ पे, आप देखो माइक्रोस्कोप जो है बेसिकली जो आपके माइक्रोस्कोप्स होते हैं सोर्सेज ऑफ इल्यूमिनेशन के हिसाब से ऑप्टिकल, या एक तो होते हैं जो आपके लाइट यूज करते हैं, राइट. दूसरा होता है स्कैनिंग प्रोब, मतलब सरफेस प्रोब के थ्रू स्कैन करते हैं, राइट. नेक्स्ट सेकंड क्या होता है? स्कैनिंग प्रोब. नाम से ही पता चलता है दे आर यूजिंग अ प्रोब फॉर स्कैनिंग द स्पेसिमेन, राइट. थर्ड क्या होता है आपका? थर्ड होता है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी. अब यहाँ पे डिफरेंस क्या है मैं बता रही हूँ, आप ध्यान से सुनना. ऑप्टिकल या लाइट माइक्रोस्कोपी में हम क्या करते हैं, जो सोर्स ऑफ इल्यूमिनेशन होता है वो होता है आपका लाइट, राइट. स्कैनिंग प्रोब में क्या होता है? प्रोब को हम यूज करते हैं फॉर द सरफेस स्कैनिंग. और अगर इलेक्ट्रॉन की बात करूं मैं, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में हम यूज करते हैं इलेक्ट्रॉन एज अ सोर्स ऑफ इल्यूमिनेशन, राइट. तो अगर हम ऑप्टिकल लाइट माइक्रोस्कोप के सब मतलब लाइट माइक्रोस्कोप में कौन कौन से माइक्रोस्कोपी आते हैं उसकी अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे आता है आपका डार्क फील्ड, ब्राइट फील्ड, फ्लोरेसेंस, कॉन्फोकल और होता है आपका फेस कॉन्ट्रास्ट. ये होते हैं आपके लाइट माइक्रोस्कोपी में, राइट. स्कैनिंग प्रोब का तो खुद अपना होता ही है. नेक्स्ट आपका इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी में आते हैं टेम एंड सेम, राइट. ये हो गया आपका बेसिक माइक्रोस्कोपी का क्लासिफिकेशन आप बोल सकते हो ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स ऑफ इल्यूमिनेशन, राइट. तो माइक्रोस्कोप ऑप्टिकल इलेक्ट्रॉन दोनों होते हैं मेनली. एक होता है स्कैनिंग प्रोब. स्कैनिंग प्रोब में हम प्रोब को यूज करते हैं, राइट. ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप में हम यूज करते हैं लाइट को एज अ सोर्स ऑफ इल्यूमिनेशन, एंड इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में हम यूज करते हैं इलेक्ट्रॉन्स एज अ सोर्स ऑफ इल्यूमिनेशन. अगर हम इसके पार्ट्स को देखते हैं, इनमें आते हैं डार्क फील्ड, ब्राइट फील्ड, फ्लोरेसेंस, कॉन्फोकल एंड फेस कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोपी. और अगर हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की बात करते हैं, यहाँ पे आता है आपका टेम एंड सेम, राइट. तो अगर हम इलेक्ट्रॉन अभी हम डिस्कस करेंगे, अभी हम कौन सा डिस्कस करेंगे? वी विल बी डिस्कसिंग दिस पार्ट. इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी के बारे में हम इस लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे along with टेम एंड सेम. Electron microscopy है क्या? Basically it is a special type of microscope having a high resolution of image able to magnify object in nanometers which are formed by controlled use of electrons in vacuum captured on a phosphorescent screen. Okay. अब क्वेश्चन ये है कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जो आपके इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप होते हैं वो हाई रिजोल्यूशन क्यों देते हैं? हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को यूज क्यों करते हैं? जब हमारे पास लाइट है, स्कैनिंग प्रोब है, तो हम सिर्फ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को ही क्यों यूज करते हैं? क्यों हम इसको इसीलिए यूज करते हैं क्योंकि ये क्या प्रोवाइड करते हैं? हमें हाई रिजोल्यूशंस प्रोवाइड करते हैं, राइट. तो अब बात है
हाई रिजोल्यूशन कैसे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप प्रोवाइड करते हैं। अब मैं यहाँ पे आपको दो फॉर्मूला की बात करूंगी, बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी टू द पावर 100,000 इंपॉर्टेंट। आप ध्यान से सुनना। यहाँ पे दो कॉन्सेप्ट आता है, लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन करके, लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन, एक फॉर्मूला है लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन का जिसको हम डी के थ्रू डिफाइन करते हैं। लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन इट इज इक्वल्स टू 0.61 लैम्डा एन साइन थीटा, राइट। जो आपका यहाँ पे जो आपका लैम्डा है, लैम्डा क्या है, वो है आपका वेवलेंथ, राइट। एन क्या है, ये है आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये क्या है आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। साइन थीटा क्या है आपका एंगल ऑफ एपरेचर, एंगल ऑफ एपरेचर। मैं इसको समझाऊंगी। एंगल ऑफ एपरेचर की मैं अगर बात करूं तो ये कैसा दिखता है, देखिए अगर ये आपका हो गया ऑब्जेक्टिव, मान लो यहाँ पे आपका है, ये है आपका मान लो स्पेसिमेन, ये क्या है आपका, ये है आपका स्पेसिमेन, राइट। और ये है आपका ऑब्जेक्टिव लेंस, राइट। अब ध्यान से देखना, इनके बीच, इन दोनों के बीच अगर डिस्टेंस ज्यादा होगा, इफ डिस्टेंस इंक्रीजेस, तो हमें कैसा दिखेगा, हमें दिखेगा ये कुछ डिस्टेंस इंक्रीज हो गया, राइट। यहां पे आप ध्यान से देखो, डिस्टेंस इंक्रीजेस। अब जब डिस्टेंस इंक्रीज होगा तो ये जो थीटा होगा, ये थीटा क्या हो जाएगा, थीटा डिक्रीजेस। अगर आपका डिस्टेंस ज्यादा होता है, थीटा क्या होता है, डिक्रीज होते हैं, राइट। और अगर मैं डिस्टेंस को कम करूं, बिल्कुल कम डिस्टेंस है, देखो डिस्टेंस मैं इंक्रीज और डिक्रीज के लिए अपवर्ड एंड डाउनवर्ड एरो यूज कर रही हूँ, शुड नॉट गेट कंफ्यूज्ड विद दिस। डिस्टेंस डिक्रीज हो गया, जैसे ही आपका डिस्टेंस डिक्रीज हो गया तो एंगल ऑफ एपरेचर क्या हो गया, एंगल ऑफ एपरेचर बढ़ गया, एंगल इंक्रीजेस, राइट। ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट है। अब जो हम लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन की हमने बात किया, लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन के हिसाब से फॉर्मूला है 0.61 लैम्डा डिवाइडेड बाय एन साइन थीटा, और ये लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन है। लेकिन जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का जो हाई रिजोल्यूशन का कॉन्सेप्ट आता है, वो आता है बेसिकली आपके रिजोल्विंग पावर से। किससे आता है, रिजोल्विंग पावर के थ्रू हम हाई रिजोल्यूशन को डिफाइन करते हैं, राइट। तो अगर हम क्या करते हैं, रिजोल्विंग पावर को डिफाइन करते हैं, रिजोल्यूशन मतलब रिजोल्विंग पावर के थ्रू हाई रिजोल्यूशन का डिफिनेशन होता है, मतलब हम रिजोल्यूशन को डिसाइड करते हैं विद द हेल्प ऑफ रिजोल्विंग पावर। और जो आपका रिजोल्विंग पावर का फॉर्मूला है, रिजोल्विंग पावर का जो फॉर्मूला है वो क्या है आपका, वो है आपका n sin थीटा डिवाइडेड बाय 0.61 लैम्डा। मतलब देखो बिल्कुल इसका उल्टा है, लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन का उल्टा है जो रिजोल्विंग पावर है। तो हम क्या कह सकते हैं, वी कैन से दैट रिजोल्विंग पावर, वी कैन से दैट, क्या बोल सकते हैं हम, जो आपका रिजोल्विंग पावर है, इसको मैं आरपी लिख रही हूं और इसको मैं एलआर लिख रही हूं, या फिर डी इज ओके फाइन। तो जो आपका रिजोल्विंग पावर है वो क्या है आपका, वो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन, क्लियर। तो रिजोल्विंग पावर ज्यादा होगा तो लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन कम होगा। अब इस फॉर्मूला के थ्रू अगर हम डिफाइन करेंगे हाई रिजोल्यूशन को, तो उसके लिए हमें क्या क्या चाहिए, लेट्स सी दिस। तो मैं अगर हाई रिजोल्यूशन की बात करती हूँ, हाई रिजोल्यूशन की अगर मैं बात करती हूँ, तो हम जो माइक्रोस्कोप के जो रिजोल्यूशन है वो कुछ प्रॉपर्टीज के ऊपर डिपेंड होता है। जैसे मैं बात करती हूँ अगर हाई रिजोल्यूशन की, तो हाई रिजोल्यूशन इज डिपेंडेंट ऑन
किसके ऊपर डिपेंड है? रिजॉल्विंग पावर, राइट, रिजॉल्विंग पावर। अब रिजॉल्विंग पावर जो है वो होता है आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके साथ? वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है डी, दैट इज लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन। इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है आपका लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन के थ्रू। तो यानी जो आपका रिजॉल्विंग पावर का फॉर्मूला है वो है क्या? n sin थीटा डिवाइडेड बाय 0.61 लैम्डा, राइट। तो मतलब इसके थ्रू हमें क्या पता चलता है? हमें ये पता चलता है कि जो रिजॉल्विंग पावर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है n के साथ, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है थीटा के साथ, और रिजॉल्विंग पावर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। मतलब अगर हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को बढ़ाते हैं, इफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को बढ़ाते हैं तो क्या होगा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम अगर बढ़ा देते हैं तो क्या होगा? रिजॉल्विंग पावर भी बढ़ जाएगा, राइट। और हम ऑयल इमर्शन में बेसिकली करते क्या है? हमें पता है ऑयल इमर्शन की अगर मैं बात करूं, ये नॉर्मल सब माइक्रोस्कोप्स के लिए ये एप्लीकेबल है, राइट। ये जो फॉर्मूला है ये सब माइक्रोस्कोप्स के लिए एप्लीकेबल है, ध्यान से सुनना, राइट। तो ये जो फॉर्मूला है ये कंपाउंड ऑप्टिकल, स्कैनिंग प्रोब, इलेक्ट्रॉन सबके लिए एप्लीकेबल है। तो अब मैं बात करती हूँ, जो हम ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप में 100x में हम ऑयल यूज करते हैं, राइट। 100x में हम क्या यूज करते हैं? ऑयल यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि ऑयल क्या करते हैं? ऑयल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को बढ़ा देते हैं। अब जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपका बढ़ गया तो रिजॉल्विंग पावर बढ़ गया, राइट। और अब पावर बढ़ गया तो रिजोल्यूशन कितना हो जाएगा? हाई हो जाएगा, राइट। और अगर हम थीटा की बात करते हैं, मैंने अभी आपको लास्ट स्लाइड में एक डायग्राम दिखाया, क्या थीटा का डिस्टेंस के साथ सैंपल के साथ क्या रिलेशन है? जो ये डिस्टेंस है उसके साथ क्या रिलेशन है? अगर आपका डिस्टेंस इंक्रीज होता है तो थीटा क्या होता है? डिक्रीज होता है, राइट। और अगर आप डिस्टेंस कम हो जाते हैं तो थीटा क्या होता है? इंक्रीज होता है, राइट। मैं अगर इसको आपको यहाँ पे ड्रॉ करके, छोटा सा ड्रॉ करके दिखाती हूँ फॉर योर क्लियर अंडरस्टैंडिंग। ये देखो, ये आपके अगर सैंपल है, अगर मान लो ये आपका सैंपल है और अगर डिस्टेंस बढ़ गया, लेट मी सी, ओके, तो हमने क्या देखा? जो आपका रिजोल्यूशन है वो डिपेंड होता है आपका रिजॉल्विंग पावर में, राइट। और जो ये जो आरपी होते हैं बेसिकली ये क्या होते हैं? आरपी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन, राइट। मतलब आरपी का हो गया फॉर्मूला क्या? n sin थीटा डिवाइडेड बाय 0.61 लैम्डा, राइट। तो हम कह सकते हैं क्या? इसके थ्रू हम कह सकते हैं जो आपका आरपी है, रिजॉल्विंग पावर, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है n के साथ, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है थीटा के साथ, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है वेवलेंथ के साथ। जो n है ये आपका क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, राइट। जो थीटा है वो है आपका एंगुलर एपरेचर, और जो लैम्डा है वो है आपका वेवलेंथ, राइट। तो अभी हम मैं इसको डिफाइन करती हूँ एंगुलर एपरेचर को, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का तो मैंने बता दिया। अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ेगी तो रिजॉल्विंग पावर भी इंक्रीज होगा। तो इसीलिए हम ऑयल इमर्शन यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि ऑयल इमर्शन का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, ऑयल, अगर मैं बात करती हूँ ऑयल इमर्शन की, तो ऑयल इमर्शन का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो एयर के कंपैरिजन में 1.5 टाइम्स ज्यादा है कंपैरिजन टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर, राइट। तो जैसे ही आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ जाता है तो रिजोल्यूशन बढ़ जाती है, राइट। अगर हम थीटा के बारे में बात करते हैं, मान लो ये आपका कोई सैंपल है, सी, राइट। अगर मैं यहाँ पे डिस्टेंस को लेके दिखाती हूँ, मान लो ये हमारा है स्पेसिमेन, यहाँ पे मान लो हमारा है स्पेसिमेन,
और ये अगर मान लो ऑब्जेक्टिव इंडेक्स अगर ये है ऑब्जेक्टिव लेंस, तो देखो यहाँ पे जो डिस्टेंस है ऑब्जेक्टिव लेंस और सैंपल के बीच में, ये क्या है, ये डिस्टेंस इंक्रीज है, डिस्टेंस ज्यादा है। अब जब डिस्टेंस ज्यादा है तो जो आपका एंगल ऑफ एपरेचर है थीटा, वो क्या होगा, वो डिक्रीज होगा, राइट। क्योंकि डिस्टेंस ज्यादा है तो एंगल ऑफ एपरेचर क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। और अगर मैं दिखाती हूँ, अगर डिस्टेंस कम है, मान लो ये कोई स्पेसिमेन है, राइट, और ये मान लो आपका क्या है, ये है ऑब्जेक्टिव लेंस, राइट। तो यहाँ पे आप ध्यान से देखो, एंगल ऑफ एपरेचर को अगर आप कंपेयर करोगे ये जो थीटा के साथ, अगर आप एंगल ऑफ एपरेचर को कंपेयर करोगे तो किसका ज्यादा है, जब डिस्टेंस कम है तो एंगल ऑफ एपरेचर क्या है, ज्यादा है। डिस्टेंस डिक्रीजेस तो थीटा इंक्रीजेस। यहाँ पे डिस्टेंस इंक्रीज हो रहा था, या तो यह आप ये भी समझ सकते हो कि लिमिट और रिजोल्यूशन है। लेट मी राइट डिस्टेंस। अगर यहाँ पे डिस्टेंस बढ़ रहा था तो थीटा घट रहा था, राइट। तो ये होता है आपका बेसिक कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट आता है, आई होप इट इज क्लियर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स थीटा क्लियर। नेक्स्ट आता है वेवलेंथ। अब जो आपका रिजॉल्विंग पावर है वो बेसिकली क्या है, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके साथ, वेवलेंथ के साथ। मतलब अगर वेवलेंथ ज्यादा होगा तो रिजॉल्विंग पावर कम होगा, और अगर वेवलेंथ कम होगा तो रिजॉल्विंग पावर ज्यादा होगा, राइट। समझ आया मैं क्या बोल रही हूँ। और जो इलेक्ट्रॉन्स है, अगर मैं इलेक्ट्रॉन्स की बात करूं, इलेक्ट्रॉन्स का वेवलेंथ कम है, इलेक्ट्रॉन्स का वेवलेंथ कम है। अगर इलेक्ट्रॉन्स का वेवलेंथ कम है तो रिजोल्यूशन क्या होगा, हाई होगा, रिजॉल्विंग पावर हाई होगा, क्योंकि ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, राइट। तो इलेक्ट्रॉन्स का वेवलेंथ कम होता है, तो इसीलिए क्या होता है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में रिजोल्यूशन बहुत अच्छा होता है, हाई रिजोल्यूशन होता है। क्लियर एवरीवन? यस, रिजोल्यूशंस और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में हाई रिजोल्यूशन क्यों होता है, क्यों, क्योंकि एज the wavelength of electrons is less, as the wavelength of electron is less, so electron microscope is having a high resolution. क्योंकि हम इस फॉर्मूला से देख सकते हैं, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। तो अगर वेवलेंथ ज्यादा होगा, रिजॉल्विंग पावर कम होगा, वेवलेंथ कम होगा तो रिजॉल्विंग पावर ज्यादा होगा, राइट। और इलेक्ट्रॉन्स का वेवलेंथ कम है तो इनका रिजॉल्विंग पावर ज्यादा है, रिजॉल्विंग पावर ज्यादा है तो आपका रिजोल्यूशन भी क्या होगा, ज्यादा होगा। क्लियर एवरीवन? तो ये होता है आपका कॉन्सेप्ट अगेंस्ट इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। इसको डिस्कवर किसने किया था, जो साइंटिस्ट थे अर्नेस्ट रुस्का। अर्नेस्ट रुस्का एक साइंटिस्ट थे, जर्मन इंजीनियर थे बेसिकली, एंड एकेडमिक प्रोफेसर थे, जिन्होंने बिल्ड किया था फर्स्ट इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इन 1931, and the same principles behind his prototype still govern modern electron microscopes. Same principle हम use करते हैं for the modern electron microscope के लिए, right? तो working principle of electron microscopes uses signals arising from the interaction of an electron beam with the sample to obtain information about structure, morphology and composition. तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में हम जो सोर्स ऑफ इल्यूमिनेशन होते हैं वो हम यूज करते हैं इलेक्ट्रॉन बीम, राइट। क्या यूज करते हैं, वो हम यूज करते हैं आपका इलेक्ट्रॉन बीम। ये इलेक्ट्रॉन बीम मान लो ये कोई इलेक्ट्रॉन गन है, इलेक्ट्रॉन गन, राइट। जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन बीम आएगा, राइट, ये इलेक्ट्रॉन बीम यहाँ पे कुछ लेंस वेंस होगा, फिर ये डायरेक्टली इंटरेक्ट करते हैं आपके सैंपल के साथ,
right? तो ये interaction see here, electron microscope uses signal arising from the interaction of an electron beam with the sample, और जैसे ही interaction होती है electron beam और sample का, तो इससे इलेक्ट्रॉन या तो स्कैटर्ड होते होंगे या तो आपका सैंपल के बीच से पास हो जाएंगे, राइट? तो उसी की प्रॉपर्टी के हिसाब से हमें तीन चीजें हमें मिलती है, स्ट्रक्चर, मॉर्फोलॉजी एंड कॉम्पोजिशन। ये मैंने जो ये बोला, ये हम डिटेल में देखेंगे अभी अपकमिंग स्लाइड्स में। द इलेक्ट्रॉन गन जनरेट्स इलेक्ट्रॉन, ये जो इलेक्ट्रॉन गन है इसका फंक्शन क्या है? ऑब्वियसली नाम से ही आपको पता चल रहा है, इलेक्ट्रॉन को ये जनरेट करवाता है। Two sets of condenser lenses focuses the electron beams and the specimen and then into a thin tight beam. हम देखते हैं आगे। To move electrons down the column, an accelerating voltage 100 kilovolt to 1000 kilovolt is applied between tungsten filament and anode. अगर मैं इलेक्ट्रॉन बीम है, अब इलेक्ट्रॉन बीम को हमें नीचे की तरफ मूव करवाना है, राइट? तो हम उसके लिए क्या यूज करेंगे? वोल्टेज, राइट? वोल्टेज यूज करवाएंगे, टंगस्टन फिलामेंट और हम देखेंगे जब डायग्राम, तब आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा, राइट? The specimen to be examined is made extremely thin, at least 200 times thinner than those used in the optical microscope. Okay, हम देखते हैं अभी, wait. Okay, मैं आपको बहुत जो स्लाइड्स मैंने आपको दिखाया वो जनरल मैंने आपको मैकेनिज्म को डिस्क्राइब किया है वहां पे, राइट? लेकिन मैं अभी इस चीज को आपको समझाऊंगी सो दैट आपको बहुत अच्छे से समझ में आए, राइट? तो अगर हम टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के बारे में बात करते हैं तो बेसिकली ये दो तरह के होते हैं, ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप एंड स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। अभी हम देखेंगे ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। जो आपका ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप होते हैं, देखो वो इस तरह से कुछ दिखते हैं, ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। यहाँ आपके होते हैं क्या? यहाँ आपके होते हैं इलेक्ट्रॉन गन, राइट? इलेक्ट्रॉन गन होते हैं, कैथोड होते हैं, एनोड होते हैं, राइट? फिर आपका स्पेसिमेन होता है, कुछ लेंसेज भी होते हैं, राइट? और यहाँ पे हाई वैक्यूम मेंटेन करते हैं। क्या मेंटेन करते हैं? हाई वैक्यूम। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स को हमें हमारा टारगेट क्या है? इलेक्ट्रॉन का इंटरेक्शन विद द सैंपल। अगर ये यहाँ पे कुछ वैक्यूम के सिवा कुछ अगर मीडियम रहेगा तो क्या होगा? वो उस मीडियम के साथ इंटरैक्ट कर सकता है, राइट? तो टू स्टॉप द इंटरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स, तो हम इसमें क्या मेंटेन करते हैं? हाई वैक्यूम, राइट? फिर ये आपका स्पेसिमेन में आके गिरता है, फिर ये स्पेसिमेन क्या करते हैं? या तो इलेक्ट्रॉन्स को स्कैटर्ड करते हैं या तो इलेक्ट्रॉन्स को आपका क्या करते हैं? ट्रांसमिट करते हैं विद द थ्रू द सैंपल। तो उसी के हिसाब से दो माइक्रोस्कोपी होते हैं, ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप एंड स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। मान लो ये अगर स्पेसिमेन है तो कुछ इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे? ऐसे अंदर से पास हो जाएंगे, राइट? ऐसे पास हो जाएंगे, लेकिन कुछ क्या करेंगे आपके? ये हो जाएगा स्कैटर्ड, राइट? और ये जो पास हो जाएंगे इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ आपका होगा जो ये बेसिकली ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में इलेक्ट्रॉन्स पास हो जाते हैं थ्रू द सैंपल। और ये जो इलेक्ट्रॉन पास होते हैं ये तीन तरह के हमें कॉन्सेप्ट को देते हैं। एक होता है इलास्टिक, इनइलास्टिक इलेक्ट्रॉन्स, हम देखेंगे पूरा देखेंगे। ये हो गया आपका ट्रांसमिटेड इलेक्ट्रॉन्स। और ये जो स्कैटर्ड होते हैं, यहाँ आते हैं आपका क्या? सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन्स, एक्स-रेज इलेक्ट्रॉन्स, विजिबल बैकस्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन्स। ये होता है बेसिकली, ये आपके सैम में हमें दिखाई देता है, स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, राइट? तो हम अभी हम ध्यान से देखेंगे फंक्शन क्या है। मैं आपको बहुत सिंपल वे में आपको समझाऊंगी, राइट? ये क्या हो गया आपका? ये हो गया आपका इलेक्ट्रॉन गन। यहां से आपके इलेक्ट्रॉन्स नीचे की तरफ मूव करेंगे, राइट? इलेक्ट्रॉन गन के बाद आता है आपका कंडेंसर एपरेचर। कंडेंसर एपरेचर के ये ऐसे कंडेंसर एपरेचर से स्ट्राइक करके, ऑब्जेक्टिव एपरेचर से स्ट्राइक करके सीधा जाता है हमारे स्पेसिमेन पे। अगर मान लो यहाँ पे स्पेसिमेन यहाँ पे हम स्पेसिमेन, ये हो गया आपका स्पेसिमेन पॉट, यहाँ से हम स्पेसिमेन को इंसर्ट करते हैं, राइट? तो जैसे ही ये स्पेसिमेन में गिरता है, वो अगर ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की बात कर रही हूँ तो ये ट्रांसमिशन होते हैं, ट्रांसमिट होते हैं।
ट्रांसमिट होने के बाद यहाँ पे फ्लोरेसेंस स्क्रीन होता है जहाँ पे ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स जाके गिरते हैं, और जो अलग अलग इलास्टिक इनइलास्टिक अलग अलग इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जिसके थ्रू हमें क्या मिलते हैं, हमें पूरा एग्जैक्ट इमेज मिलता है। देखो मैं एक और चीज आपको यहाँ पे बताती हूँ। ये हो गया इलेक्ट्रॉन सोर्स, राइट। इलेक्ट्रॉन सोर्स पहले देखो कंडेंसर से स्ट्राइक करेंगे, कंडेंसर लेंस से, और कंडेंसर एपरेचर के से होके ये आपके सैंपल में गिरता है, राइट। अब देखो सैंपल से इलेक्ट्रॉन बीम पास हो रहा है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसमिटेड किसके थ्रू, थ्रू द सैंपल, राइट। सैंपल के अंदर से इलेक्ट्रॉन ट्रांसमिट हो रहे हैं। अब जब इलेक्ट्रॉन जो है सैंपल के अंदर से ट्रांसमिट हो रहा है तो वो पहले ट्रांसमिट होने के बाद ऑब्जेक्टिव लेंस से टकराएंगे, राइट। फिर यहाँ पे आपका एक फ्लोरेसेंस स्क्रीन होते हैं जो क्या करते हैं, डिपेंडिंग ऑन द डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वो अपने इमेज को फॉर्म करते हैं। अगर लाइट हो गया तो ब्राइट इमेज दिखेगा, राइट। और अगर मतलब डार्क, मैं यहाँ पे आपको अच्छे से समझाती हूँ, देखो ध्यान से देखना आप लोग, ठीक है। मान लो देखो ये कोई एटम है, राइट। ये क्या है, आपका एटम है। हमारे जो सैंपल में जो होते हैं वो मैं समझा रही हूँ आपको। तो यहाँ पे क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो कि आपके प्रेजेंट होते हैं। मैं इलेक्ट्रॉन्स को इससे दिखाती हूँ। यहाँ आपके कुछ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, हर सेल्स में कुछ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, राइट। यहाँ भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, यहाँ भी इलेक्ट्रॉन्स होगा, राइट। अब क्या होता है आपका, ठीक है। अब क्या होता है, जैसे ही आपका इलेक्ट्रॉन बीम्स आएंगे, इलेक्ट्रॉन गन से, ये क्या है, ये है आपका इलेक्ट्रॉन बीम, राइट। इलेक्ट्रॉन बीम आपके ये क्या है, ये हमारा सैंपल है, सैंपल से टकराएगा। अब जब सैंपल से टकराएगा तो ये क्या करेगा, इधर ये बहुत न्यूक्लियस से पास हो जाएगा। अब जब ये न्यूक्लियस से पास हो जाएगा तो क्या होगा, इसका एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन बीम्स का एनर्जी होता है इसमें कुछ भी चेंजेस नहीं होता है, राइट। क्योंकि ये बिल्कुल सेंटर से पास हो रहा है, न्यूक्लियस से पास हो रहा है, राइट। तो यहाँ इसको हम बोलते हैं क्या, इलास्टिक स्कैटरिंग। इसको हम बोलते हैं इलास्टिक स्कैटरिंग। अब लेकिन जैसे ही आपका इलेक्ट्रॉन बीम जो होते हैं, अगर आपका इलेक्ट्रॉन बीम ऐसे इलेक्ट्रॉन्स के साइड से गुजरता है तो क्या करते हैं, जो इलेक्ट्रॉन्स अपना एनर्जी है वो एनर्जी इस इलेक्ट्रॉन को पास कर देते हैं, राइट। और जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन्स एनर्जी ले लेते हैं, इसका इलेक्ट्रॉन बीम्स का एनर्जी कम हो जाते हैं, राइट। तो इस टाइप के स्कैटरिंग को हम बोलते हैं क्या, हम बोलते हैं इनइलास्टिक स्कैटरिंग। हम इसको बोलते हैं इनइलास्टिक स्कैटरिंग। क्लियर हुआ, इलास्टिक स्कैटरिंग, इनइलास्टिक स्कैटरिंग क्या है। अगर इलेक्ट्रॉन बीम बिल्कुल सैंपल के न्यूक्लियस से होके जाएगा तो वो एग्जिस्टिंग इलेक्ट्रॉन्स में कुछ फर्क नहीं आएगा, राइट। तो उसको हम बोलेंगे क्या, उसको हम बोलेंगे इलास्टिक स्कैटरिंग। लेकिन अगर आपका इलेक्ट्रॉन बीम, ये देखो इलेक्ट्रॉन बीम अगर आपका पास हो रहा है किसके थ्रू, एग्जिस्टिंग इलेक्ट्रॉन्स के बिल्कुल साइड से पास हो रहे हैं, तो ये जो इलेक्ट्रॉन बीम है ये अपना एनर्जी थोड़ा सा एग्जिस्टिंग इलेक्ट्रॉन्स को दे देंगे, राइट। तो देने के बाद इसमें इलेक्ट्रॉन लॉस हो जाते हैं और एग्जिस्टिंग इलेक्ट्रॉन हाई एनर्जी को गेन करके वो एक्साइटेशन शो करते हैं, राइट। और जिसका इस इलेक्ट्रॉन बीम का जब एनर्जी डिक्रीज हो जाते हैं तो उस टाइप ऑफ स्कैटरिंग को हम बोलते हैं इनइलास्टिक स्कैटरिंग, राइट। अगर मान लो सैंपल है हमारे यहाँ, ये है हमारा सैंपल, राइट। जहां पे इलेक्ट्रॉन बीम यहाँ अंदर से ट्रांसफर होके ऐसे निकलेगा, राइट। अब क्या होगा, किसी किसी जगह में आपका इलेक्ट्रॉन बीम का डेंसिटी ज्यादा होगा, किस किस जगह में डेंसिटी ज्यादा होगा, जहां सैंपल में अगर कुछ ऑर्गेनल्स हैं या फिर कुछ मॉलिक्यूल, जिस जिस सैंपल में जहां मॉलिक्यूल ज्यादा है वहां पे आपका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भी क्या होगा, ज्यादा होगा, राइट। और कहीं कहीं जगह में ऐसा होता है जो आपका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होता है वो बिल्कुल कम होता है, बिल्कुल कम होता है। तो इस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के बेसिस पे हमें जो फ्लोरेसेंस स्क्रीन में इमेज मिलता है, या तो वो डार्क हो सकते हैं या तो वो ब्राइट हो सकते हैं। अगर डेंसिटी ज्यादा है तो हमें मिलेगा डार्क, और अगर डेंसिटी कम है इलेक्ट्रॉन्स का तो हमें मिलेगा ब्राइट इमेज,
राइट। तो इसके थ्रू क्या करते हैं, आपका ऐसा आपका काम करता है ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। जो इलेक्ट्रॉन गन होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज करते हैं, रिलीज करने के बाद वो सैंपल से इंटरेक्ट करते हैं, राइट। और सैंपल के थ्रू इसको पास करना होता है। तो नाम से ही आप देखो ट्रांसमिटेड, मतलब इलेक्ट्रॉन ट्रांसमिट हो जाते हैं सैंपल के थ्रू, राइट। अब जब ये ट्रांसमिशन होता है, ये ट्रांसमिशन में इलेक्ट्रॉन बीम या तो न्यूक्लियस से ट्रांसफर हो सकता है सैंपल के, या तो एग्जिस्टिंग इलेक्ट्रॉन के बिल्कुल पास से होते हैं। अगर ये न्यूक्लियस के थ्रू होके जाते हैं तो इसका एनर्जी में कोई इतना फर्क नहीं पड़ता है, तब हम इसको बोलते हैं इलास्टिक स्कैटरिंग। लेकिन अगर वो एग्जिस्टिंग इलेक्ट्रॉन्स के बिल्कुल पास से होके गुजरते हैं तो जो ये अपना एनर्जी है वो थोड़ा सा एग्जिस्टिंग इलेक्ट्रॉन्स को दे देते हैं, राइट। और इससे क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन बीम की एनर्जी होती है वो कम हो जाती है, और इस स्कैटरिंग को हम बोलते हैं इनइलास्टिक स्कैटरिंग, राइट। तो ये हो गया आपका इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का कॉन्सेप्ट। अब बात ये है कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में जो स्पेसिमेन होता है उससे इलेक्ट्रॉन को हमें पास करवाना होता है, राइट। तो अगर स्पेसिमेन बहुत थिक रहेगा तो पास नहीं होगी, राइट। तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ता है, कोई भी सैंपल हम यूज कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के लिए, उसको हमें प्रिपेयर करना पड़ता है फॉर 10, राइट। प्रोसेस करना पड़ता है सैंपल को, और ये जो प्रोसेसिंग होती है ये हम लाइव सेल्स में नहीं कर पाते हैं। दिस इज ओनली पॉसिबल इन डेड सेल्स। तो हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के थ्रू हम डेड सेल्स को देखते हैं, नॉट मतलब लाइव सेल्स को हम नहीं देखते हैं, हम देखते हैं डेड सेल्स को। अब ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के लिए अगर हम सैंपल को यूज कर रहे हैं तो सैंपल को भी हमें कुछ प्रिपरेशन करना इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे आपका क्या होता है, सैंपल को सबसे पहली बात हमें सैंपल को क्या करना है, थिन करना है। ट्रिमिंग ऑफ द रेजिन ब्लॉक एंड अल्ट्रा थिन सेक्शनिंग। अल्ट्रा थिन सेक्शनिंग मतलब हमें सैंपल को बिल्कुल थिन करवाना होता है ताकि इससे क्या हो जाए, आपका इलेक्ट्रॉन पास हो जाए। तो हमारे जो सैंपल का साइज होता है वो होता है लेस देन 90 to 100 नैनोमीटर होना चाहिए। तो इसको सेक्शनिंग के लिए हम एक डिवाइस यूज करते हैं जिसका नाम है अल्ट्रा माइक्रोटोन। ये डिवाइस क्या करते हैं, इस सैंपल को थिन सेक्शन में कन्वर्ट कर देते हैं। यहाँ पे फिर हम क्या करते हैं, फिक्सेशन करते हैं सैंपल की। फिक्सेशन मतलब उसको सरफेस के साथ फिक्सिंग में हेल्प करते हैं कौन, ग्लूटाराल्डिहाइड, राइट। ग्लूटाराल्डिहाइड या फिर फॉर्मल्डिहाइड वो हम यूज करते हैं फिक्सेशन के लिए। फिर आते हैं आपका रिंजिंग एंड स्टेनिंग। स्टेनिंग के लिए हम कुछ हैवी मेटल कंपाउंड्स यूज करते हैं, जैसे हो गया आपका यूरेनियम, लीड, ऑस्मियम, राइट। फिर हो गया आपका गोल्ड, ये सब हम इंस्ट्रूमेंट्स यूज करते हैं फॉर फिक्सेशन। फिर हम इसको डिहाइड्रेशन करते हैं। डिहाइड्रेशन देखो, डिहाइड्रेशन इज नॉट पॉसिबल फॉर लिविंग सेल। ये सिर्फ उसी सेल में पॉसिबल है जो कि डेथ है। अगर आप किसी भी लिविंग सेल में आप डिहाइड्रेशन करोगे तो क्या हो जाएगा, सेल डेथ हो जाएगी सेल की, राइट। तो इट इज नॉट पॉसिबल। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इज यूज फॉर विजुअलाइजिंग द डेड सेल्स, राइट। तो यहाँ पे हम डिहाइड्रेशन के लिए वी विल बी यूजिंग अ अल्कोहल, दैट इज योर इथेनॉल, राइट। इथेनॉल का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा यूज करेंगे हम, फॉलोड बाय फाइनल वॉश इन अनदर पोलर सब्सटेंस लाइक प्रोपाइलिन ऑक्साइड। क्लियर। तो ये हो गया आपका बेसिक ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। क्लियर एवरीवन। Okay, so I am ending up the class here. Next class we'll be discussing about the scanning electron microscope, and please hit the subscribe to our channel. Let's crack CSI UGC NAT. You can hit the bell icon for further notifications. Next class we'll be dealing with the scanning electron microscope. If you have any queries and doubts, you can comment me. You can also download the Unacademy app. You can search my profile Debashri Bodhakur, and you can message me there if you have any queries and if you have any doubts, right? And till then, bye bye, take care everyone. We will meet in the next class with a topic called scanning electron microscope. Bye bye.